भारत की राजनीति में प्रोफेशनल युवाओं की हिस्सेदारी ना के बराबर है। भारत का प्रोफेशनल युवा राजनीति को लेकर क्या सोचता है, हमने यह जानने की कोशिश करी भारत के एक प्रोफेशनल युवा से बात करके। हमने बात करी रोली वर्मा से, जो एक एमबीए डिग्रीधारी हैं और भारत की प्रतिष्ठित कंप्यूटर कंपनी एचपी में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। हमने रोली वर्मा से कई तरह के सवाल पूछे और उनका मत जानने की कोशिश करी कि राजनीति को लेकर भारत का प्रोफेशनल युवा क्या सोचता है, और यदि प्रोफेशनल युवाओं को राजनीति में आकर चुनाव लड़ने का मौका मिले तो उनका निर्णय क्या होगा। कुछ ही समय में भारत में चुनाव होने वाले हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक युवा इस समय क्या सोच रहा है, किस तरफ देख रहा है, किन मुद्दों पर युवाओं में आपस में चर्चा होती है और क्या चाहते हैं युवा अगले लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में। ठीक है, तो अभी के चुनाव और अभी की परिस्थितियों के हिसाब से युवा सबसे पहले तो एक ऐसा सिस्टम चाहता है जिसमें वो अपनी बात रख सके क्लियर तरीके से और उसको इन्फॉर्मेशन क्लियरिटी से मिल जाए। ठीक है, दूसरा तो ऑब्वियसली जॉब्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सब बहुत सारी पॉपुलेशन हो रही है, सब एजुकेटेड हो रहे हैं। ऑफ कोर्स मोस्टली अब तो एजुकेशन इज़ फ्री ऑल्सो, यूट्यूब वगैरह भी हैं, बट जिस हिसाब से पास आउट लोग हो रहे हैं और जिस हिसाब से उनको जॉब्स मिल रही है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो फर्स्ट मोस्टली इम्पॉर्टेंट है जॉब। दूसरा, मैं खुद बैंगलोर में रहती हूँ, है ना, तो वहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स नोटिस करी हैं, जो कि है ट्रैफिक। दूसरा, रेंट स्ट्रक्चर ऑफ 1 BHK 2 BHK जो हम लोग रहते हैं, अब उसमें एक आदमी रह रहा है तब भी उसका जो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ है रेंट का वो 12,000 से स्टार्ट हो जाता है। अब आप बताइए, अगर मेरी नई जॉब लगी है और मेरा पैकेज ही 10,000 पर महीने का लगा है तो मैं 12,000 कहाँ से दे दूँगी, नहीं दे पाऊँगी। तो युवा आजकल का ये नहीं देखता कि हिंदू और मुसलमान में कितने वोट जा रहे हैं, वो ये नहीं देखता कि सड़कें कहाँ-कहाँ बनाई जा रही हैं। ठीक है, आप बनाओ, बट हमारा पेट पूजन कैसे होगा, मैं अपनी फैमिली को कैसे अगले 6 महीने तक पाल सकती हूँ या 5 साल तक पाल सकती हूँ, वो युवा का इम्पोर्टेंट चीज़ है। और तीसरा, यस, कोविड जैसे हेल्थ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन कंसर्न। अगर मेरे माता पिता कल को बीमार हो जाते हैं और मुझे कंपनी की तरफ से जो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह मिलता है, तो क्या वो पूरा है, इज़ इट हेल्पफुल इनफ, क्या वो उसका अमाउंट उतना है कि मैं कल अपने माँ बाप दोनों को एक अच्छी सुविधा मेडिकल की दे सकती हूँ या नहीं। देखिए, सामाजिक ढांचा बदलना एक रात की बात नहीं है, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो धीरे धीरे मेरे जैसे कुछ युवाएं साथ में आएंगे, फिर हम साथ बैठेंगे और धीरे धीरे हम आगे बात ले जाएंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जैसे कहा कि युवाओं की बात सही जगह तक पहुंचे, सही जगह, लेकिन युवा अब खुद ही राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। युवा, हम देखते हैं कि चुनाव होते हैं लेकिन कोई युवा प्रत्याशी नहीं मैदान में होता। जनता भी सोचती है कोई युवा प्रत्याशी है, लेकिन युवा मैदान में नहीं आते, युवा राजनीति में आना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसको कैसे देखती हैं? युवा वोट डालने नहीं जाता, ठीक है, तो मैं इस बात को नहीं मानती, क्योंकि युवा वोट डालना चाहता है, बट अभी क्या हो रहा है कि माइग्रेशन इतना है। जैसे अब मैं खुद लखनऊ की हूँ बट जॉब मैं बैंगलोर में करती हूँ। अब मुझे एक दिन वोट देने के लिए बैंगलोर से लखनऊ वापस आना पड़ेगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो अभी तक स्टैब्लिश है कि मैं बैंगलोर से में रह के ही अपनी पसंदीदा पार्टियों को वोट दे दूँ। अब अगर मुझे वापस आना है, मैं एक नागरिक के सच्चे नागरिक की तरह, चलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी लेके मैं वापस आऊँ, बट आप देखिए एयर फेयर जो है वो बहुत महंगा है। 7.5 कितना, मुझे कम से कम 16-17 हज़ार रुपये सिर्फ एक वोट देने के लिए खर्च करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी गवर्नमेंट को कि कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे एक दूसरे राज्य में बैठा हुआ एक 18 साल से ऊपर का बच्चा या जो भी आप कहेंगे युवा आराम से वोट दे सके। तो अगर ये सिस्टम बन जाता है तो मुझे लगता है कि वोट देने वाले जो प्रत्याशी हैं, जो परसेंटेज और वोटर्स हैं, वो आराम से बढ़ जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। युवा राजनीति पे देखिए, मेरे को लगता है कि राजनीति जैसे हाँ, जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी ले लीजिए, बीएसपी ले लीजिए, सपा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, उसमें जितने भी बड़े नेता हैं वो सारे 50 और 60+ ही हैं। ठीक है, तो ये सब जैसे जैसे सिस्टम, तो ये जो आपने पहले बोला था ना कि
बड़ा क्या चेंज आएगा। तो ये उन बड़े चेंजेस में से एक है कि जैसे जैसे एज, मतलब मेरे को लगता है कि ना एक सिस्टम बनना चाहिए जहाँ पे एज शुड मैटर, एजुकेशन सर्टिफिकेशन शुड मैटर, और अगर ये सब चीज़ें आप लाएंगे तभी युवा की एंट्री हो सकती है। नहीं, मैं एकदम अग्री करती हूँ आपसे कि पहले तो जैसे सीबीएसई आईएससी के कुछ ही बोर्ड्स होते थे और कुछ ही स्कूल्स होते थे किसी भी एक स्टेट में। लखनऊ की बात कर लेते हैं, महंगा स्कूल सीएमएस होता था, और जो नॉर्मल स्कूल हैं वो सेंट्रल एकेडमी और सीबीएसई बोर्ड रानी लक्ष्मीबाई होते थे। बट अभी इंटरनेशनल बिजनेस आ गया है, आपका वर्चुअल नहीं वो स्मार्ट ऑनलाइन। क्लासेस हो गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं। तो हाँ, टेक्नोलॉजी के आने से एजुकेशन सिस्टम की महंगाई बढ़ गई है, हाँ। बट मुझे लगता है कि सरकार इन सब में काफ़ी काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि हर मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना देना चाहिए, धीरे धीरे चेंजेस हो जाएंगे। और हाँ, जहाँ हर चीज़ में स्तर हर चीज़ का बढ़ता ही चला जा रहा है, तो उसमें एक एजुकेशन भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है अनटिल एंड अनलेस निचले वर्ग की सिस्टम एकदम ख़त्म ना कर दी जाए। इसमें एक बहुत अपना निजी एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। मेरी बुआ हैं, वो अभी रिटायर हुई हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में ही थी वो। बच्चों को पल्स पोलियो ये सब लगवाती थी। तो जब कोविड आया तो सब लोगों का रुझान हो गया कि सबको ना वो कोविड के इंजेक्शन्स लगवाओ, वैक्सीनेशन लगवाओ। तब वो आके हमको बताती थी कि मैं जाती हूँ छोटे छोटे गाँवों में भी, तब भी लोग बहुत मना कर देते हैं क्योंकि उनका विश्वास नहीं है सिस्टम पे। तो ये जितना ही एक गवर्नमेंट के का इशू है, उतना ही ये लोगों का भी इशू है। लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा दी गई फैसिलिटीज़ को अपनाना चाहिए और आना चाहिए आगे बढ़कर। ये नहीं कि वो उसको जाति और धर्म से रिलेट कर दें। मोदी ने लगवाया है वैक्सीन, इन सब चीज़ों पे नहीं ध्यान देना चाहिए। तो ये लोगों का भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी उसमें आके हो जाएगा। जैसे कि मोदी जी आए, उन्होंने बोला स्वच्छ भारत अभियान, बट मैं देखती हूँ अभी भी लोग खा के फेंक देते हैं कूड़ा। तो अब ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर चीज़ में भारत सरकार आके झाड़ू लगाएगी। आपको खुद भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा मेजर चीज़ों पे, जिसमें हेल्थ, सफाई, ये सब एक है। अच्छा, एक युवा के रूप में अगर आपको राजनीति में आना पड़े, या आपका क्या मन है कि क्या आप राजनीति में आएंगे, पहला सवाल ये। अगर आप राजनीति में आती हैं तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी और सामाजिक क्या परिवर्तन चाहेंगी आप? ठीक है, तो अगर मैं राजनीति में आना चाहूँगी, हाँ, मैं ज़रूर आ जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। दूसरा, क्या इश्यूज़ एड्रेस करूँगी, तो एज़ अ लेडी मैं सबसे पहले विमेन एम्पावरमेंट में ज़रूर काम करना चाहूँगी। बहुत ज़रूरी है, मुझे खुद से पर्सनली फ़ील होता है क्योंकि मैं खुद बहुत सिटी टू सिटी रही हूँ। दिल्ली से मेरी ग्रेजुएशन हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन हैदराबाद से हुआ है, फिर जॉब मैंने बहुत अलग अलग सिटीज़ में करी है। तो इन अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं विमेन एम्पावरमेंट में ज़रूर काम करूँगी। उस चीज़ को अगर आप बढ़ाओगे तो उसमें एजुकेशन भी आ जाती है, विमेन एजुकेशन, उसमें फ़ाइट अगेंस्ट क्राइम भी आ जाता है, रेप से कैसे लड़ सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर जा भी रहे हो तो ईव टीज़िंग को आप कैसे एड्रेस करोगे। किसी ने आपको छेड़ दिया, किसी ने आपसे बदतमीज़ी से बात कर दी, तो ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ सर झुका के वापस आ गए क्योंकि आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे गली के गुंडे आपको परेशान कर रहे हैं। तो मैं, हाँ, विमेन एम्पावरमेंट पे, येस, डेफिनेटली आई वुड वांट टू वर्क, येस।